हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है शारिब हाशमी। सो शारिब जी, फर्स्ट वेलकम टू मीरल बयानी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया समीरा। शारिब जी, आपका किरदार देखकर सच में मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और सबसे पहला थॉट ये आया कि पहले आपका मुझे इंटरव्यू करना है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। इतना सीरियस किरदार होने के बावजूद आप दोनों का, मनोज जी का और आपका जो बॉन्ड था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। किस तरह का फीडबैक पर्सनली आपको मिला है आपके किरदार पर? मुझे बहुत जेके के लिए तो जब से मतलब सीज़न 1 आया है तब से मतलब बहुत प्यार मिला है। मतलब जेके ने मेरी लाइफ चेंज की है। तो फिर सेकंड सीज़न से प्यार दुगना हो गया था और अब सीज़न 3 आया है तो जो प्यार मल्टीप्लाई हुआ है तो मैं तो मतलब बहुत खुश हूँ जो रिस्पॉन्स मिला है। पीपल हैव लव्ड माई सीन्स। वो FWB वाले सीन्स के बारे में लोग बात करते हैं। मैं हर जगह जो हर सीन में खाना खा रहा हूँ उसके बारे में लोग मुझसे बोलते रहते हैं। डेट पर जाने के लिए लोग बोलते रहते हैं मुझे। तो बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे मेरे किरदार के लिए। तो आई एम रियली हैप्पी एंड द शो हैज़ रिसीव्ड इमेंस अप्रिसिएशन। मनोज सर, जयदीप इस बार नई एंट्री हैं, निम्रत कौर हैं और हम सारे, प्रिया, श्रेया का फिर से कमबैक है। सेकंड सीजन में उनका एक ही सीन था तो इसमें उनका बहुत इम्पोर्टेंट वो है। हाँ, तो और दोनों बच्चे तो मतलब बहुत ही कमाल हैं, अश्लेषा और वेदांत। यस एक्चुअली, बट जो ये खाने वाली जो बात है ना, तो मैं जानना चाहूँगी, मैं कंटिन्यूअसली पूरा सीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड एक साथ देखा तो मैंने आप में एक डिफरेंस देखा। तो फर्स्ट और सेकंड में आप प्रॉपर हो लेकिन थर्ड में आपको वेट गेन हो जाता है। तो ये वेट गेन कैरेक्टर का खुद का डिमांड था हाँ, मुझे बोला गया था वजन बढ़ाने के लिए तो मैंने बढ़ाया था उसके लिए 3 में। और वैसे जब हम नागालैंड पहुंचते हैं उसके बाद में मेरा वजन कम होने लगता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम वहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं बहुत। करेक्ट, राइट। और तो वो मुझे उन्होंने कहा था कि यार इस बार जेके को बहुत खिलाने वाले हैं तो वो थोड़ा सा वो हेल्दी साइड में अच्छा लगता है। सेकंड में भी वो था कि, और सेकंड में ऐसा, सेकंड सीजन में ये था कि मैं खाने जा रहा होता हूँ और मुझे वो खाने से पहले कोई बुला लेता है या उठा लेता है और मैं खाना ही नहीं खा पाता हूँ। तो वो सारी कसर मैंने इस सीजन में पूरी की। बट अगर मैं पर्सनली जानना चाहूँ, शारिब जी कितने फूडी हैं? मैं भयंकर फूडी हूँ, बहुत। मतलब आज कसर पूरी हो गई। इस साल, नए साल की शुरुआत हमने ऐसे की है कि रात को कोई प्लान नहीं था। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम निकल के टाउन गए और वहाँ पे एक कयानी वो कैफे है, ईरानी कैफे। तो वहाँ पर हमने कीमा पाव खाया, बन मस्का खाया। तो नए साल की शुरुआत ऐसे की है। हेल्दी खाना खा, बहुत ही हेल्दी खाना। मतलब पूरा साल अच्छा खाते पीते रहना है और कुछ नहीं। वेल, ये तो रहा ये सारी चीज, बट इस किरदार ने पर्सनली लाइफ कितनी चेंज की है? क्योंकि एक खबर, एक हेडलाइन बनी हुई है फिलहाल, फ्रॉम लव लाइफ टू फाइटिंग विद कैंसर, वो सारी चीजें। सो मैं जानना चाहूँगी कितना चेंज लाइफ में आया है जेके के बाद? जेके के बाद लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। मतलब जो मुझे रिकग्निशन मिला है फ्रॉम, मतलब ऑडियंस से भी मिला है और हमारी इंडस्ट्री से भी मतलब बहुत प्यार मिला है। तो वो चेंज आया है और एक रिस्पेक्ट मिली है जो जेके के बाद हुआ है। और मैं मतलब अपनी मर्ज़ी की चीज़ें चुनने की कोशिश कर पा रहा हूँ, वो एक जेके के बाद हुआ है। थोड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी आई है जेके के बाद। और जो आपने कहा, वो जो मतलब बेगम को कैंसर हुआ, वो उसके बाद मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होने लगा। तो मैं आई वाज एबल टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो या जेके ने मुझे बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा। जेके लकी रहा है। हाँ, जेके मेरे लिए मतलब काफ़ी मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई गॉट दिस कैरेक्टर एंड आई कांट थैंक इनफ टू ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन कास्टिंग मी इन दिस रोल। राज एंड के, मुकेश छाबरा भाई, Amazon प्राइम वीडियो, अपर्णा पुरोहित, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। और सुमन और राज एंड के और सुमित अरोरा, इन्होंने लिखा है इतना बढ़िया बहुत ये किरदार, तो और वो मुझे निभाने का मौका मिला था। यस, एक्चुअली रियली ग्रेटफुल। बट ड्यूरिंग दिस टाइम, आपके टफ टाइम में, इस वक्त शूटिंग भी चल रही थी आपकी, या आपके पास आपकी बेगम के लिए टाइम था?
शूटिंग चल रही थी, फिर बाद में मुझे ब्रेक मिला और मतलब और उस वक्त मैं सर्जरी के दौरान मैंने कोई काम नहीं रखा था, तो मैं पूरी तरह से मतलब आई वाज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू हर। वाओ। और अब 18 से लेके मतलब आज तक 5 सर्जरीज हुई हैं और तो 4 बार रिकरेंस हुआ है, तो वो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल था। हाँ काफ़ी, हाँ, लेकिन हो साथ में अगर सब होते हैं तो फिर मतलब सफ़र आसान रहता है। करेक्ट करेक्ट। बट थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी, आई नो आपके लिए बहुत टफ है ये सारी चीज़ें बात करना, बिकॉज आपका बहुत करीबी रिश्ता है इनके साथ, और शायद से ऐसा रिश्ता किसी के साथ हो सकता है, बट इन्हीं के साथ ऐसा होना और फिर बाद में यू नो लाइफ में आप खुद भी अपनी खुद की चीज़ों से लड़ते रहना कि आपको अच्छी चीज़ मिले, आप अपने करियर में अच्छा आगे बन जाओ, और फिर ये सारी चीज़ें आना, मतलब दोनों चीज़ें आपने बैलेंस कैसे की है लाइफ में? मेरे ख्याल से अगर इच्छा हो तो फिर मतलब चीज़ें जो है अपने आप रास्ता बनाने लगती हैं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। करेक्ट, राइट। तो मैं काम को लेके मैं बहुत पैशनेट हूँ और मैं बहुत मतलब अपने जॉब से बहुत प्यार करता हूँ, और उससे भी ज़्यादा प्यार मैं अपनी बेगम से करता हूँ। तो अब इन दोनों के लिए अगर मैं टाइम नहीं निकालूंगा तो और किसके लिए निकालूंगा? तो ये तो मतलब मुझे उसमें कोई मुश्किल पैदा नहीं हुई, और मैं मतलब खुशनसीब हूँ कि मुझे काम मिलता रहा उस वक्त, क्योंकि जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और थैंकफुली उस वजह से हम मतलब उस मुश्किल दौर को मतलब अच्छे से निकाल पाए। और मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि काम की वजह से वो उसमें कुछ काम तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और उसी की बदौलत मैं सब कुछ कर पाया जो भी मैं कर पाया, तो फिर दोनों को एक दूसरे से अभी अलग करना बड़ा वो है। बेशक बेशक। क्योंकि उसमें दोनों ही चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। काम कब आने वाला है और या वो कब होने वाला है हमको कुछ पता नहीं। करेक्ट, राइट। तो ये आपकी बेगम का आपको बहुत पहले ही पता चल गया था, और सर्जरी जब हुई शुरू तब तक कि आप अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके थे? नहीं, जब 2018 में फर्स्ट टाइम आया लाइफ में, जब डायग्नोस हुआ कैंसर, उस वक्त फैमिली मैन का शूट चल रहा था। ओह। हाँ, तो तब तक चीज़ें अच्छी हुई नहीं थी, लेकिन उस वक्त मैं जो भी काम कर रहा था, मैं एक फिल्म की डायलॉग्स लिख रहा था उस वक्त, नोटबुक। तो मैंने उनसे थोड़ा एडवांस मांगा, नितिन से, जो नोटबुक के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने दिया। फैमिली मैन वाली से डीके से मैंने फ़ोन पे बात की, उनको बोला कि मुझे थोड़ा अगर एडवांस मिल जाए, तो सब ने मतलब मुझे किसी से मतलब पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऊपर वाले के करम से। और मैं मतलब सब कुछ अपने बलबूते पे कर पाया, और मैं बहुत ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मतलब किसी और से मतलब वो हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ऐसे करके मतलब फर्स्ट सर्जरी जब हुई, फिर जब दोबारा हुआ, तब तक मतलब चीज़ें मेरा काम शुरू हो चुका था अच्छे से, तो फिर ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी। नाउ शी इज़ ऑल राइट? या शी इज़ डूइंग फाइन नाउ, और मैं दुआ कर रहा हूँ, आप भी दुआ करिए कि दोबारा कभी वापस कैंसर ज़िंदगी में आए ही नहीं। और शी इज़, आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे दैट शी इज़ कैंसर फ्री ऑल हर लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। बस यही हम रोज दुआ करते हैं। यस यस, वाई नॉट। एक हेल्दी, बस एक अच्छी और हेल्दी लाइफ मिल जाए तो वापस से अपनी। बिल्कुल। वेल, बच्चों की बात करूँ तो बच्चों का क्या रिएक्शन था आफ्टर जीके का कैरेक्टर के बाद? बच्चे तो मेरे काफ़ी खुश हैं। बेटे ने ज़्यादा देखा है फैमिली मैन, तो उसको पसंद है बहुत शो। बेटी ने अभी ज़्यादा देखा नहीं है, वो शी इज़ 12, और वो बोलती है मैं थोड़ा थोड़ा देखती हूँ, लेकिन पूरा आप मुझे देखने नहीं देते हो। और उसको जब लोग मतलब आके मुझसे मिलते हैं तो वो उसको बड़ा ऑकवर्ड भी लगता है, अच्छा भी लगता है, और वो काउंट भी करती है कभी कभी। और कहीं पर जब बहुत सारा, जब लोग भीड़ होती है, भीड़ मतलब भीड़ नहीं लेकिन काफ़ी ग्रुप्स जब आ जाते हैं, तो वो एकदम, तो मेरे पसीने छूट जाते हैं, और वो बोलती है आज तो आपके पसीने छूट गए। इतने सारे लोग आए थे। तो मेरी बेटी को बड़ा वो होता है, और वो बहुत जैसी
मतलब वो आके फिर पूरा नकल करके दिखाती है कि ये लड़का आया था तो इसने ऐसे बात किया था, उसने ऐसे बात किया था। तो वो मेरे फैंस की नकल करती जी है। जी, तो कहीं ना कहीं क्या बेटी को भी एक्टिंग में आना है, क्या बेटी लगता है का इंटरेस्ट अभी पता नहीं, इस वक्त उसका डांस बहुत अच्छा करती है Okay. वो। शी इज़ एन अमेजिंग डांसर, उसको डांस में इंटरेस्ट है और उसको मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है, प्रोस्थेटिक मेकअप में उसको बहुत इंटरेस्ट है। वो अभी फिलहाल, लेकिन अभी बहुत 12 साल की है, तो Correct. ऐसा पता नहीं कि क्या करेगी, आगे जाके कभी भी माइंड कुछ चेंज भी हो सकता है। मुझे लगता है कि वो जो भी जाएगी वो एंटरटेनमेंट फील्ड में ही होने वाला है। करेक्ट। बेटे ने अभी वेस्लिंग वुड्स ज्वाइन किया है डायरेक्शन में, डिग्री के लिए। ओके, तो फर्स्ट ईयर है उसका, फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स में तो वो डायरेक्शन करना चाहता है। अब देखते हैं आगे वो 3 साल में करेक्ट, क्या दिशा जाती है। कहाँ जाता है, वो क्या बनेगा या क्या करना चाहेगा, वो तो उस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो भी यहीं आएगा, एंटरटेनमेंट में। एंटरटेनमेंट में उसने तो तय कर लिया है कि आएगा यहाँ, क्या करेगा वो धीरे धीरे पता चलेगा। राइट राइट राइट। वेल, आप एक कॉर्पोरेट जॉब करते थे, उसके बाद सडनली स्विच करना, वो कॉर्पोरेट जॉब, आई नो पर्सनली मैंने भी वो किया है। वो नहीं होता 9 to 5 ऐसे बैठकर, वो टॉर्चर लगता है। जिसका फील्ड वर्क है वो फील्ड पे ही करना पसंद करता है। बट ये इतना टाइम आपने कैसे मैनेज किया, कॉर्पोरेट जॉब, फिर बाद में वो जॉब छोड़ना और फिर यहाँ पर आना, ये देखना कि भाई काम मिला नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो फिर कैसा गुजारा होगा? मैं असल में एक तो ये जो हाइट है ना, उसके चक्कर में बहुत लेट कर दिया मैंने। अच्छा। काफ़ी साल तक मुझे मेरी हाइट को लेके बहुत कॉम्प्लेक्स था कि यार मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट हूँ, और इस वजह से एक्टिंग में कुछ होगा नहीं मेरा। ओके। तो क्योंकि मैं बचपन से ही मतलब मूवी पार्टीज में जाया करता था डैड के साथ में, तो डैड के साथ में, तो सभी की एक एवरेज हाइट जो होती थी ना, उससे भी मैं थोड़ा छोटा रहता था। अच्छा। तो मैं हमेशा सबको वही नोटिस करता था कि सब ज़्यादातर हैं जिसके बाल झड़ रहे होते हैं, वो सबके बाल देखता रहता है कि यार इसके बाल कितने गए, इसके कितने गए, इसने ट्रांसप्लांट कराया लगता है, इसने शायद नहीं किया, इसने पैच पहना है। तो मैं वैसे हाइट देखता था लोगों की कि यार ये कितना लंबा है, ये इतना क्यों है, इतने लंबे कैसे हो जाते हैं लोग यार। मैं इतना छोटा क्यों रह गया? मेरे को एक्टिंग करनी थी, मैं तो हीरो बनना चाहता था यार, और मेरे को इतना छोटा क्यों रख दिया यार। और ऐसे से कर करके, और मैं, ये थोड़ी मेरी नाइव सोच थी। ऐसा धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं थोड़ा एज अ पर्सन इवॉल्व हुआ, जब मैंने दुनिया भर का सिनेमा देखा कि फिल्में और भी किस्म की होती हैं, किरदार और भी किस्म के होते हैं, और सिर्फ लुक्स मायने नहीं रखता, और हाइट वाइट ये सब को कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तक अगर आप मतलब उस चीज़ को लेके पैशनेट नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर आप पैशनेट हैं, आप वाकई मतलब एकदम जुनून की हद से आप ये करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, तो फिर चाहे आप किस मतलब अपीयरेंस वाइज आप कैसे भी दिखते हो, कैसे भी लगते हो, कितने भी लंबे हों, कितने भी छोटे हों, कितने भी मोटे हों, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, एग्जैक्टली। तो वो मुझे रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लगा, और उस वजह से आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। जो भी करना था इसी लाइन में करना था। फिर उसके बाद मैंने राइटिंग शुरू की, MTV ज्वाइन किया, 4 साल वहाँ पर एज राइटर काम किया। उसके बाद चैनल V में 1 साल था, फिर एक इमेजिन शोबिज नाम का चैनल था जिसमें मैं क्रिएटिव हेड था। तो लेकिन उन जगहों पर मुझसे लोगों ने एक्टिंग करवाई काफ़ी। अच्छा। क्योंकि मैं जब लिखता था तो वो कहते थे कि अरे यार ये तो, मतलब जब मैं नरेट करता था तो कहते थे ये वाला तू ही कर ले, ये तू बोल दे। तो ऐसे करते करते अचानक से एक्टिंग ने मतलब एक बैकडोर एंट्री मारी लाइफ में। और फिर एक्टिंग मुझे मज़ा आने लगा एकदम। लेकिन तब भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि यार, सब छोड़ छाड़ के भी शादी हो चुकी थी, बच्चा भी हो चुका था, तो वो मेरे दूर दूर तक कहीं वो नहीं था कि एक्टिंग करनी है, मतलब एक्टिंग को प्रोफेशन बनाना है। नौकरी में रहते रहते जो मिल गया, सामने से कुछ आ गया, कर लिया, ठीक है। तो वरना मुझे कोई दूर दूर तक वो नहीं था। लेकिन एक पता नहीं धीरे धीरे जो वो पैशन जो है ना, वो बढ़ता जा रहा था। मैंने नौकरी के दौरान ही स्लमडॉग मिलियनेयर में एक सीन किया, और एक हाले दिल नाम की फिल्म थी जिसमें नकुल मेहता का डेब्यू हुआ था। तो अमिताभ पाठक और अध्ययन सुमन, उन सब का डेब्यू था उसमें। तो मैंने भी उसमें एक छोटा सा रोल किया था। तो मुझे वो करके और लगा कि यार मतलब यही है जो मैं करना चाहता हूँ, और अगर अभी मैंने अपने आप को मौका नहीं दिया तो कभी
हो नहीं पाएगा ये, और फिर मैं सिर्फ सोचता रह जाऊंगा कि यार अब जो चीज़ करना चाहता था वो कोशिश भी नहीं की मैंने। बिल्कुल, तो फिर नौकरी छोड़ छाड़ के लग गए सीधा ऑडिशन रिस्क देने। ले लिया। हाँ, और रिस्क लिया और फिर रिस्क में बरकत हुई। बेशक बेशक, व्हाई नॉट। शुरू में लेकिन बहुत तकलीफ़ें आई, पहला 3 साल तो बहुत ही मुश्किल था। मतलब आटे दाल का भाव पता चल गया। मुझे लगा था कि यार मैंने वो स्लमडॉग के लिए ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गया, हाले दिल के लिए ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गया। मैं जो ऑडिशन देता हूँ मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ, मैं तो मतलब ऐसा इतना सारा काम करूँगा। लेकिन जब मैंने नौकरी छोड़ के ऑडिशन देना शुरू किया तो रोज़ मैं 2 ऑडिशन दे रहा हूँ, 3 ऑडिशन दे रहा हूँ, लेकिन सब में रिजेक्शन, रोज़ नो। वो आप पर काफ़ी भारी पड़ सकता है। करेक्ट। मैं थोड़ा मतलब इनहेरेंटली थोड़ा पॉजिटिव इंसान हूँ बहुत, और अपनी चमड़ी मैंने मोटी कर ली थी। वो इतने सारे रिजेक्शन ना आपको मजबूत बना देते हैं। बेशक। तो वो उस चक्कर में, और क्योंकि मुझे सपोर्ट बहुत स्ट्रांग था, बेगम का सपोर्ट था बहुत तगड़ा, तो उसकी बदौलत मैं मतलब वो जो मुश्किल दौर था वो मैं मतलब सरवाइव कर पाया। और बहुत मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत था जी, क्योंकि मेरे पास तो थोड़ी सी सेविंग थी। मुझे लगा था कि मैं तो मतलब ऑडिशन देते रहूँगा और काम मिलता रहेगा और हो जाएगा मस्त, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन वो महीना, 2 महीना, 6 महीना, 3 साल निकल गया। तो मैंने उतनी तो प्लानिंग की ही नहीं थी। मैं कर्जों में डूब गया था एकदम। और जो सेविंग्स थी वो तो गई, जेवर थे बेगम के वो सारे बिक गए, घर एक खरीदा था नौकरी के दौरान वो बेच दिया। तो वो सब किसी तरीके से सरवाइव करते करते मतलब फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरे पास कोई मतलब कहीं से क्या उधार मांगो कोई नहीं था, क्योंकि जितने दोस्तों से जितना उधार मांग सकता था सब मांग चुका था मैं। तो फिर से नौकरी करनी पड़ी और मैंने यूटीपी बिंदास ज्वाइन किया जी। और जैसे ही मैंने वहाँ पर कुछ 3 महीने ही हुए होंगे, मुझे शानू शर्मा का फ़ोन आया और उन्होंने जब तक के जान के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया और वहाँ मैंने ऑडिशन दिया। उसी दौरान फिल्मिस्तान फ्लोर पर गई, मतलब उसकी माउंटिंग शुरू हुई और हम लिख रहे थे, नितिन और मैं जो फिल्म के डायरेक्टर और राइटर हैं। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन करने के लिए कहा मेन लीड के लिए, उसमें भी मैं सेलेक्ट हो गया। वाह। तो सडनली तभी वापस से ग्राफ चेंज। हाँ, फिर उसके बाद नौकरी कभी डाउनफॉल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का डाउनफॉल तो आए बहुत उसके बाद में भी, लेकिन हाँ ऐसे नहीं हाँ कि जहाँ पर घर बेच दिया, हाँ वो सब नहीं हुआ, वो सब नहीं हुआ। But when you see this, पीछे जाकर अगर सारी चीज़ें देखो और आज दौर देखो तो क्या वो दौर याद रखते हुए हर चीज़ अब करते हो? वो दौर याद तो है, उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उसको मैं कभी भूला ही नहीं हूँ। और वो मुझे बहुत ज़मीन पे रखता है। करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, कल कुछ और हो जाएगा, परसों कुछ और होगा, मतलब एवरीथिंग keeps changing और change is the only constant। Correct। सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, मतलब everywhere, हर जगह पर यही दस्तूर है दुनिया का। तो आज अच्छा वो है, ऊपर वाले का सर पे हाथ है तो सही है। हो सकता है कल कुछ मतलब चीज़ें बदल जाएं, तो मैं हर हाल में खुश रहना मैंने सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो वो है। और वो भी मतलब ऊपर वाले ने मतलब जो है साथ दिया है। मुझे लगता है कि मैंने जो भी किया है मैं मतलब सब बोनस ही है अभी। हाँ। मैंने तो इतनी भी उम्मीद नहीं की थी और इतना मिल गया तो अब लालच हो गया कि यार और चाहिए। लेकिन जो भी हो, मिले ना मिले, मैं खुश हूँ और वही खुश रहूँगा मैं बस। अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आप उसे हाँ बोलते हो या चूज करते हो या व्हाट यू सी, प्लॉट देखते हो, कैरेक्टर देखते हो, क्या देखते हो? मैं सभी कुछ देखता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है मतलब सेलेक्ट करना अच्छी चीज़ें, और जितना और आप वही सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ऑफर हुआ है। जी। तो उनमें से मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा किरदार है वो अच्छा हो, जो डायरेक्टर हैं वो जो जुड़े हैं उनके साथ में वो अच्छे हों, स्क्रिप्ट जो है वो बहुत अच्छी हो। जब मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो एज एन ऑडियंस पढ़ता हूँ कि वो मुझे बांध कर रख रही है या नहीं, कहानी को, मुझको। तो फिर और उसमें मेरा किरदार कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, डायरेक्टर का होना बहुत करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मेन चीज़ क्या है ना, कई बार आप इंस्टिंक्ट को भी फॉलो करते हो। जब आप किसी से मिलते हो तो आपको लगता है कि यार इसके साथ काम
करना चाहिए। करना चाहिए जब किसी नए फिल्म मेकर के साथ आप काम करते हैं, और बहुत मज़ा आता है मुझे उनके साथ काम करके, नए फिल्म मेकर्स के साथ। एंड आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल टू गॉड कि मुझे मतलब नए लोगों के साथ में, नए काफ़ी प्रतिभाशाली डायरेक्टर्स के साथ भी काम करने का मौका मिला, और काफ़ी दिग्गज फिल्म मेकर्स के साथ भी काम करने का मौका मिला। अभी इस बार मैंने एक बहुत बड़ा टिक हुआ है बकेट लिस्ट में, प्रियदर्शन सर के साथ मैंने अभी काम किया लाइफ में पहली बार, और इतना मज़ा आया। थैंक यू हैवान में। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू 26 जिसमें हैवान रिलीज होगी, और इससे बड़े और डायरेक्टर इंशाल्लाह। और बोनी होगी मेरी इस साल की हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस के साथ, जिसे वीरदास और कवि शास्त्री ने डायरेक्ट किया है। तो वो मेरी पहली फिल्म होगी इस साल की, तो दुआ करिए कि इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार क्रेजी फिल्म है। हाँ, साल भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाए बस। वेरी नाइस। वेल, रिकग्निशन की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह आपने कहा कि ये फैमिली मैन से एक जो आपको पहचान मिली है, वो शायद से पहले नहीं मिली, और आपने इतना काम करते हुए अपनी हमारी इंडस्ट्री का एक फ्लॉज मैं समझूँ कहीं ना कहीं कि अच्छे टैलेंट को देखा नहीं जाता लोगों को, या लोग समझ नहीं पाते कि ये टैलेंटेड इंसान है और इसमें वो खूबी है। और आजकल बहुत सारी जो चीज़ें चेंज हुई है ना, लोग जैसे ही सोशल मीडिया आया वो फॉलोअर्स को लेकर उनको लेना, और ना ही तो टैलेंट को देखते हैं। तो आपको लगता है ये कहीं ना कहीं फ्लॉज है? देखिए, अभी ये मेरे ख्याल से ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे, मतलब लाखों लोग कोशिश करते हैं, फिल्में उतनी ही बनती हैं, करेक्ट, लोगों को इतने ही लोगों को काम मिलता है, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। वो रेशियो जो है ना दोनों का, बहुत ही मतलब अलग, बहुत ऊपर, मतलब वो बहुत ही एक्सट्रीमली, मतलब उसमें हाई है। तो ऐसे में और बहुत सारे लोग, एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोग हैं, मैं देखता हूँ मुझसे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड लोग यहाँ मौजूद हैं, और लेकिन किसी को मतलब काम मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता है। कभी यहाँ पे एक तो कई बार लोग हिम्मत भी हार जाते हैं यहाँ पे बहुत जल्दी। कोई कहता है कि यार 3 महीने से मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। कोई कहता है साल भर हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये साल भर, 3 महीना, ये सब कई बार जिंदगी निकल जाती है। सब्र सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप टिके रहते हो तो आपको आपका जुम्मा मिलता है यहाँ पे तो लेकिन उसके लिए टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेम में खेल ही नहीं रहे हो तो जीतोगे कैसे? है ना, हार जीत भी नहीं होगी तब तक जब तक आप खेलोगे नहीं। तो कई लोग मतलब मैदान में पहुँच के ही वापस चले जाते हैं। तो ये होता है, उसमें फ्लॉज मैं नहीं कहूँगा, सब्र का इम्तिहान है। लक भी बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। मैं 10 साल पहले भी बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अब लोग उसको ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। तो नसीब का बहुत बड़ा हाथ है। और बाकी मतलब आपको जब आपको काम नहीं मिल रहा है उस वक्त आपको अपने काम को और निखारते रहना चाहिए, नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नया किताबें पढ़नी चाहिए, नए जो भी आपको कोई स्किल अगर आपको वो करना है तो उसे सीखना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी वक्त जो है वो हम ज़ाया हमें नहीं करना चाहिए। और हम तो पूरे 24 घंटे काम कर सकते हैं। हम मतलब एक्टर्स या राइटर्स या डायरेक्टर्स, हम तो काम हमारा किसी दिन रुकता नहीं है। अगर आपको काम करना है तो, और आज की डेट में तो आप YouTube पे जाइए या इंस्टाग्राम पे जाइए, एक रील डालिए, या अपना कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं तो वो मैं तो मतलब सल्यूट करता हूँ उन लोगों को, और हैट्स ऑफ है, क्योंकि हम ऑडिशन देते रहते थे, बट उन्होंने खुद अपने लिए काम निकाला, उन्होंने खुद बनाया, अपनी जगह बनाई, और खुद स्क्रिप्ट लिखी, खुद शूट किया, खुद बिना इस डर के कि यार फेल हो जाऊंगा, लोग मतलब हंसेंगे मुझ पे या कोई देखेगा ही नहीं। ये डर जब आपके दिमाग से निकलता है ना, तब जाके बात बनती है। तो मैं तो मतलब सल्यूट करता हूँ उन लोगों को। और मैं ये नहीं कहता कि अरे यार उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं इसके लिए उनको ले लिया और वो टैलेंटेड नहीं थे। जिसका जो जहाँ पर लिखा है उसको वही मिलेगा, और आप जिसको मिलने वाला है आप उसको उससे छीन नहीं सकते हो। करेक्ट, वेरी। तो ये सोचना कि यार उसको कितना मिल गया, उसको कैसे ये मिल गया, इसके तो मतलब पेरेंट्स की वजह से इसका हो गया, या ये आप अपना देखिए। बराबर, सही बात है ना। दूसरे के बंगले में झांक के, हाँ, अपनी मतलब झोपड़ी को ऐसे नीची नजर से नहीं देखना चाहिए पहले। करेक्ट, राइट।
हमारे फ्लॉज के ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। वेल मैं ये क्वेश्चन इसीलिए आपसे पूछी थी, रिसेंटली धुरंधर आई है और अक्षय खन्ना हम सब जानते हैं वो बेहतरीन कलाकार पहले से रहे हैं, बट जो पहचान उनको अभी छावा के बाद और धुरंधर के बाद मिल रही है, जो अप्रिसिएशन मिल रहा है, जितना ट्रेंड वो हो रहे हैं, बहुत अरसा लग गया ये सारी चीज़ें उनको हासिल करने में। वही उसी को लेकर मेरा ये सवाल था आपको कि हमारी इंडस्ट्री में कहीं ना कुछ फ्लॉज है या अच्छे किरदार देखे नहीं जाते क्या? नहीं, मेरे ख्याल से फ्लॉज अब और ख़ास कर अगर आपने अक्षय खन्ना साहब का नाम लिया है, हम तो उनकी कब से फ़ैन हैं। जब दिल चाहता है देखी थी, मुझे तो हिमालय पुत्र का वो गाना आज तक याद है, जब फर्स्ट टाइम वो गाना आया था टीवी पर, जब आई एम बैचलर, अकेला हूँ, बेकार हूँ, चाहूँ एक लड़की जो कहे मैं उसका यार हूँ, आंखें हो जिसकी काली, होठों पे जिसके लाली। कितना ज़बरदस्त गाना था वो, और उसमें उनका डांस इतना ज़बरदस्त था, उनका मतलब प्रेजेंस इतना कमाल था, परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था पहली ही फिल्म में। और मेरे ख्याल से उन्होंने तभी छाप छोड़ दी थी। उसके बाद बॉर्डर आई, बॉर्डर के बाद में दिल चाहता है आई, सब एकदम एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा है फिल्में। और उन्होंने सभी में बहुत अच्छा काम किया था। और जब भी उन्होंने मतलब कोई फिल्म उनकी आती, बहुत कम काम करते हैं, लेकिन जब भी काम करते हैं तो वो लोग, उन्हें अप्रिसिएशन ही मिला है। और अब वो अगर धुरंधर से लोग मतलब ये हो रहे हैं, मुझे लगता है कि या छावा से, तो वो फिल्में उतनी बड़ी हिट हुई हैं, उस वजह से भी लोग उस काम को ज़्यादा देख रहे हैं। बट मुझे लगता है कि वो तो पहले से ही बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं और वो पहले से ही कामयाब रहे हैं। तो उनकी कामयाबी, बट इस तरह का एक किरदार या हाइप नहीं हाँ है। वो हाइप, अब ये आप प्लान कर ही नहीं सकते। राइट। ये आपके हाथ में होता तो फिर हर एक्टर जो है सुपरस्टार होता, या हर स्टार किड जो है वो मतलब कहीं मतलब सुपर डुपर स्टार हो जाता है या कुछ हो जाता है, या कोई खुद प्लान करके ये कर ही नहीं सकता। ये तो जब सारी चीज़ें अलाइन होती हैं एक साथ, भी हो सकता है सोशल मीडिया का ज़माना है, उस वजह से भी लोगों का बहुत ज़्यादा बातचीत करना इजी हो गया है, शेयर करना इजी हो गया है। या भी सितारे राइटली अलाइंड है। मुझे तो वो पहले से ही बहुत पसंद है, और पहले से मुझे लगता है कि वो कामयाब हैं, इतने अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी फिल्में की हैं उन्होंने। तो दृश्यम में भी उनका बहुत बढ़िया काम था, और मॉम में भी मुझे वो बहुत पसंद आए थे। काफ़ी सारी फिल्में हैं अक्षय। इनफैक्ट मैं जिस दिन धुरंधर रात को मैं देखने गया था, उसी दिन में उनसे मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी। मैं हैवान का शूट कर रहा था टाउन में, और हमारे से 2 बिल्डिंग छोड़कर इक्का फिल्म की शूट चल रही थी, जिसमें अक्षय खन्ना साहब का शूट चल रहा था, और मैं मिलने गया था उनसे और उनको मुबारकबाद दी थी मैंने। तो और फिर जब फिल्म देखी तो मज़ा आ गया, जब अक्षय खन्ना साहब ने क्या काम किया है, मतलब खतरनाक। मतलब सो कम्प्लीटली डिजर्विंग, टोटली डिजर्विंग है वो। यस हाँ, क्योंकि ये बात उन्होंने भी कही ना कि मतलब इतने साल से जो इंसान काम करता हुआ आ रहा है, अब उसको वो हाइप मिलना थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है लोगों को। मुझे तो लगा कि इसको, ये स्ट्रेंज नहीं, ये तो होना ही था। थोड़ा देर हो गई इसमें, लेकिन ये तो होना ही था। और मेरे ख्याल से तो काफ़ी हद तक हो ही चुका था। कभी मैंने किसी से ये नहीं सुना कि यार अक्षय खन्ना, यार मेरे को मज़ा नहीं आया है इस काम। नहीं, ऐसा आपने इतने सालों में कभी सुना है? नेवर। नहीं, तो हमेशा उनको तारीफ ही मिली है, हमेशा लोगों ने प्यार ही दिया है। बिल्कुल। और वो अपने काम करते हैं, उसमें मगन रहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो तो हमेशा से खुश हैं, हमेशा से ही कामयाब रहे हैं अपने तौर पे। आज कामयाबी जो है वो दुगनी तिगनी हो गई है और आसमान को छू रही है। तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बेशक। मतलब मेरी तरफ से उन्हें ढेर सारी मुबारकबाद है, और ऐसी और मतलब 15 धुरंधर उनके लिए आगे इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि और आएँ। मैं आपके अगर सारे किरदार की बात करूँ, कभी टाइपकास्ट होने का डर लगा है कि एक ही किरदार जैसा बार बार अगर टाइपकास्ट किया गया तो फिर लोगों को क्या ही मज़ा आएगा? बल्कि आपको बेस्ट कॉमेडी का भी एक बार अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल मुझे फिल्मिस्तान के लिए मिला था। फैमिली मैन के लिए मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है। और तरला के लिए भी मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है। विक्रम वेदा के लिए मुझे बेस्ट नेगेटिव रोल मिला है। तो मेरे ख्याल से मैं उसको इस चीज़ को अच्छा भी मानता हूँ, और मुझे उसमें कोई बुराई भी नज़र नहीं आती है कि टाइपकास्ट हो गए तो क्या हो गया। मुझे वैसे लोगों ने टाइपकास्ट किया नहीं, क्योंकि मैंने
फैमिली मैन में एक किस्म का किरदार किया है, फिल्मिस्तान में बिल्कुल अलग है। बेशक। तरला में जो नलिन दलाल का कैरेक्टर है वो कम्प्लीटली अलग है। विक्रम वेदा में मैं आई वाज प्लेइंग अ नेगेटिव रोल, और मतलब ऋतिक रोशन के सामने एक मैं मतलब नेगेटिव भूमिका में था। मेरे लिए वो बहुत अलग और बहुत बड़ी बात थी जी। और बहुत मज़ा आया था वो कैरेक्टर प्ले करने में। अफवाह मैंने की जिसमें बिल्कुल मेरा एक अलग शेड था, बहुत ही नेगेटिव, और बहुत ही नेगेटिव होते हुए उसमें आपको मतलब उसके लिए यू फील फॉर द कैरेक्टर। तो वो जिस तरीके से लिखा गया था सुधीर सर की, मतलब सुधीर सर ने उस कैरेक्टर को जिस तरीके से मतलब मोल्ड किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मुझे तो मतलब काफ़ी अलग किस्म के किरदार मैंने निभाए हैं। जी। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं फिर से कॉप करूं या कोई और किस्म का किरदार करूं या सिमिलर टाइप के रोल्स भी अगर करूं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जितना प्यार फैमिली मैन के लिए मिला है उतना ही प्यार असुर के लिए भी मिला है। जी। और मैं इनफैक्ट सोचता था पहले कि यार ये मुझे करना चाहिए कि नहीं असुर, क्योंकि ये उसमें मैं एक मतलब इंटेलिजेंस ऑफिसर बना हूँ और यहाँ पर मैं CBI ऑफिसर बना हूँ, बट वो दोनों दुनिया अलग है, बिल्कुल अलग दुनिया है, और वो दोनों कैरेक्टर्स अलग हैं। तो मुझे और जब मुझे लोग मैसेज करते हैं कि यार और आप वी वांट टू सी यू इन कॉप पार्ट्स, तो मुझे तो लगता है कि कोई बुराई नहीं है उसमें। और टाइपकास्ट होना मेरे ख्याल से एक कॉम्प्लीमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि चार्ली चैपलिन साहब ने कितनी फिल्में की हैं। वो हर फिल्म में एक ही किरदार निभाते थे, लेकिन आपने हर फिल्म देखी है और हर फिल्म को आपने पसंद किया है। एंग्री यंग मैन के तौर पे बच्चन जी ने कम से कम 12-15 फिल्में की हैं, सारी की सारी सुपरहिट फिल्म्स हैं। और कभी आपको कोई एक फिल्म मतलब अगर आपने त्रिशूल देख ली तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दीवार नहीं देखेंगी, आपने दीवार और त्रिशूल देख ली तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काला पत्थर नहीं देखेंगी। तो वो क्योंकि सभी में एक नयापन भी है, एक अलग चीज़ भी है, तो वो बहुत कमाल होता है। और उसी चीज़ को फिल्म दर फिल्म सस्टेन करना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे नहीं लगता कि टाइपकास्ट होना कोई बुरी चीज़ है। जब शाहरुख खान साहब आज भी हाथ ऐसे जब फैलाते हैं तो आप वेट करते हैं ना कि ये कब करेंगे। तो फिर ये तो मुझे लगता है कि टाइपकास्ट होना यानी कि आप मतलब कामयाबी का एक दूसरा लेवल है। बस सिर्फ वो है कि बांधे हुए रखना ऑडियंस को, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव कैरेक्टर होना चाहिए, भले ही टाइपकास्ट किया जाए, भले वो ऐसा नहीं कि मतलब अगर सिर्फ उसको कैश करने के लिए जब कोई चीज़ बनाई जाती है ना कि तब वो चीज़ लोगों को जमती नहीं है। वो अगर उसकी लिखाई जब सब कुछ एक साथ होता है तो फिर आप दिल तो पागल है में भी आप उतना ही अच्छा काम करते हैं, कुछ कुछ होता है में भी आप अच्छे लगते हैं, कभी खुशी कभी गम में भी आप अच्छे लगते हैं, दिल तो पागल है में भी आप अच्छे लगते हैं। तो फिर चाहे अब वो उसमें चाहे वो इन सारी फिल्मों में लवर बॉय या रोमांटिक हीरो बने, लेकिन सभी में अपने एक अलगपन भी है, नयापन भी है, और सबकी अपनी खूबसूरती है। तो मनोज सर के साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो मतलब कितने फोकस्ड अपने काम को लेकर है, या उनसे क्या कुछ सीखने मिला पर्सनली, यू नो? मुझे तो मेरे लिए तो मतलब मनोज सर के साथ काम करना मतलब जीवन सफल हो गया एकदम। मैं अपने आप को बहुत ही मतलब ब्लेस्ड मानता हूँ कि मुझे मनोज सर के साथ काम करने का मौका मिला, और वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेके, और जो डिसिप्लिन है उनका अपने काम को लेकर, अपने लाइफ में जो डिसिप्लिन है बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्शनल है वो। मैंने देखा नहीं है ऐसा इतना फोकस्ड किसी को, बहुत कम लोगों को देखा है। और मनोज सर जो है वो मतलब ही गिव्स हिज ऑल टू एवरीथिंग ही डज, और वो दिखाई देता है स्क्रीन पे। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि और इतने अलग अलग किरदार जब वो निभाते हैं और उसमें वो पूरी तरह से रम जाते हैं। चाहे वो शूल का कॉप हो, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरदार गैंगस्टर हो, या सोनचिड़िया का क्या नाम है डाकू हो तो वो या अलीगढ़ का प्रोफेसर हो। कितने मतलब अलग अलग किरदार, और ऐसे किरदार जो मतलब एकदम, या फैमिली मैन का तिवारी हो, श्रीकांत तिवारी और इंस्पेक्टर झेंडे बिल्कुल अलग है तिवारी से। करेक्ट। तो वो खूबसूरती मतलब जो है
एक नयापन हमेशा अपने किरदार में लेकर आना और उस किरदार में ख़ुद को ढाल लेना। जो गली गुलियाँ में उन्होंने एक मतलब कैरेक्टर प्ले किया, इतना ज़बरदस्त किरदार उन्होंने निभाया। और अभी डिस्पैच में उन्होंने एक जर्नलिस्ट का रोल किया था, इतना ख़तरनाक, मतलब पूरा सरेंडर कर दिया था उन्होंने अपने आप को उस किरदार में। और जो फेबल अभी मैंने देखी उनकी लास्ट फिल्म, बहुत ही कमाल। हर फिल्म में उन्होंने मतलब मैजिक किया है, जादू किया है। मतलब आप उनके फैन हो या मैं तो फैन हूँ, खतरनाक। इतनी सारी मूवीज आपने देख ली? हाँ, सत्या तो मतलब सत्या से ही शुरू हुआ था। मतलब उसके पहले भी उन्होंने काफ़ी काम किया था, लेकिन मैंने टेलीविजन में, बट मैंने पहली बार उनको नोटिस सत्या में किया था। और बाप रे, पागल हो गया था फिर मैं। सत्या, कौन, शूल, एक के बाद एक ऐसी फिल्में तो बहुत ज़बरदस्त हैं। अदरवाइज अगर मैं मनोज बाजपेयी सर के अलावा मैं पूछूँ, आप किसके सबसे बड़े फ़ैन हो और उनकी मूवी आपको देखना ही देखना है? क्योंकि उनके काम से, उनके क्राफ्ट से खुद भी एक सीखता है इंसान इसकी वजह से। मैं अभी अपने बेटे को मैंने एक फ़िल्म दिखाई जो रिलीज़ हुई थी 1987 में। ओके। नायकन। ओके। और हमने मतलब इतना एंजॉय किया। मैं मतलब जब मैंने पहली बार उनकी फिल्म देखी थी एक दूजे के लिए, कमल हासन साहब की, मैं तब से पागल हो गया था उनके काम का। और जब छोटा था तब भी मैं मतलब ना दूरदर्शन पे वेट करता था कि कब उनकी कोई तमिल फिल्म या तेलुगु फिल्म आए और मैं वो देखूं। और उस वक्त मेरी सबटाइटल से की देखने की आदत तब से है। अच्छा। ओह। क्योंकि भाषा तो मुझे तब भी नहीं आती थी, तो लेकिन दूरदर्शन पे जब टीवी पर आती थी फिल्में तो वो सबटाइटल के साथ में होती थी। और उस वक्त, और फिर दूसरी फिल्में उनकी डब भी होकर आती थी। अप्पू राजा वैसे मैंने देखी थी। और बहुत सारी मतलब मैं मतलब बहुत तगड़ा फ़ैन हूँ कमल हासन साहब का। तेवर मगन देखी थी, उनकी गुणा देखी थी, और सागर संगमम, स्वाति मुद्यम, मतलब बहुत एक एक फिल्म इतनी कमाल है। सत्या, एक उनकी सत्या है जो कि अर्जुन फिल्म का रीमेक थी। अर्जुन जो जिसमें सनी देओल साहब हैं, उसका तमिल में एक रीमेक जो था उसका नाम है सत्या। और वो भी बहुत कमाल फिल्म है। तो उनका काम देख के मुझे बहुत वो मिलता है, मतलब बहुत मज़ा आ जाता है एकदम, बहुत ही कमाल। दिलीप कुमार साहब, मतलब लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मतलब एक फेवरेट वाली जो चीज़ है ना वो ये। नसीर साहब का जब मैं काम देखता हूँ, ओमपुरी जी का काम देखता हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ। मतलब स्पर्श जब मैंने देखी थी, जबकि इन सब मैंने अपने समझ लीजिए 12-13 साल की उम्र में मैंने ये फिल्में देखी थी, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने मुझ पर जो इम्पैक्ट छोड़ा था। मंडी मैंने देखी थी, निशांत देखी थी उस वक्त, और स्पर्श और अर्ध सत्य और आक्रोश, बाप रे क्या खतरनाक परफॉर्मेंसेस हैं। माय गॉड, मतलब उन्होंने क्या इम्पैक्ट छोड़ा है कि अब तक आपको सारी चीजें याद और फिर मैंने रिविजिट किया है उनको बहुत। अभी मैंने हाल ही में निशांत वापस देखी थी और इतना मज़ा आया था वो फिल्म देखकर। उसको 50 साल हो गए उस फिल्म को रिलीज होके, लेकिन आज भी वो मतलब इतनी पावरफुल है। वेल, अगर मैं आपकी आप कंटेंट राइटर भी हो और प्रोड्यूसर हो, अच्छा लिखते हो, तो मैं जानना चाहूँगी किस तरह का किरदार आगे आप खुद पर्सनली करना पसंद करोगे, जो आप खुद लिखना चाहते हो? खुद लिखा है कभी खुद के लिए आपने? खुद के लिए मतलब ऐसे सिर्फ लिखा नहीं है, मैंने लिखा है फिल्मिस्तान के डायलॉग्स मैंने लिखे हैं, लेकिन वो किरदार जो है डेवलप किया है, बनाया है नितिन कक्कर ने, क्योंकि कहानी उनकी थी। और मैं उनके सामने घूमता रहता था, उनको लगा कि ये जो है ये मतलब मेरा किरदार है ये मेरा। और हमने जब साथ में लिखना शुरू किया, एक बार नितिन ने बोला भी कि यार सनी अरोरा के लिए मतलब तू एकदम परफेक्ट है। तो मैं उस वक्त हंसा भी था, और मैंने सोचा था कहाँ ये अपनी पहली फिल्म में मुझे कास्ट करेगा, वो भी मेन लीड में। बट जब प्रोड्यूसर मिले तो उन्होंने मुझे सबसे पहले ऑडिशन करने के लिए कहा, और मैं सेलेक्ट हो गया। और बिकॉज काफ़ी लोग उसके अगेंस्ट भी थे उस डिसीजन के, बट नितिन ने मतलब मुझ में कन्विक्शन दिखाया, भरोसा दिखाया, और मैं वो फिल्म कर पाया। तो उसके अलावा अब मैं लिखना चाहता हूँ। अच्छा। बहुत जल्द, मतलब 2 कहानियाँ हैं मेरे दिमाग में जो घूम रही हैं, जिसमें से मैं एक जल्दी से लॉक करके उसे
बनाना चाहता हूँ मैं खुद इंशाल्लाह डायरेक्ट भी करूँगा। इंशाल्लाह। तो उसमें दुआ लीड करिए। भी दिखोगे? हाँ लीड एज अ लीड भी हाँ दिखने हाँ वाले हो? बिल्कुल दिखूंगा इंशाल्लाह। मतलब ओवरऑल पूरा पैकेज होने वाला फुल है। करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन बाप का, चाचा का, सबका बदला लेगा तेरा भाईजान। लेकिन फिर भी किस तरह का एक ऐसा किरदार जो हम्म। बहुत आपको अरसे से करना है? कई सारे किरदार हैं ऐसे। एक तो जो अर्ध सत्य है जिसमें ओमपुरी जी का जो कैरेक्टर है अनंत वेलनकर, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके। और आनंद में जो राजेश खन्ना जी का किरदार है आनंद, वो मुझे बहुत पसंद है। और जो सदमा में कमल हासन साहब का कैरेक्टर है वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब लिस्ट बड़ी है। हाँ हाँ बहुत लंबी लिस्ट और है। अगर बायोपिक अभी तो बहुत काम करने हैं। जी जी बिल्कुल, व्हाई नॉट। अगर बायोपिक किसी की लिखना हो तो वो कौन हो सकता है? मैं किशोरदा की बायोपिक पे काम करना चाहूँगा। मैं जबकि उनकी तरह बिल्कुल दिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं मतलब किशोर कुमार भक्त हूँ, एकदम अंध भक्त हूँ। ओह तो उनका मुझ पे बहुत इन्फ्लुएंस है किशोर कुमार का। तो उस पर ज़रूर काम करना चाहूँगा, किसी भी तरह उसका हिस्सा होना चाहूँगा। भले मैं उसमें मतलब ऑब्वियसली वो टाइटल रोल तो नहीं कर पाऊँगा मैं, लेकिन मैं उस फिल्म का, उस Part कहानी में का, उस दुनिया का हिस्सा ज़रूर होना चाहूँगा। वाओ दैट्स ग्रेट। वेल आने वाले दिनों में हम और क्या कुछ देख सकते हैं? कुछ लाइन अप है? और जहाँ तक कि मुझे ऐसी खबरें हैं कि फैमिली मैन के बाद आपको जो बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स आए हैं, सो कंटिन्यूअसली अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहे शुक्रिया। हो, तो क्या कहना चाहोगे? कौन सा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो जनवरी में जो आने वाला है? हैप्पी वो तो पटेल, देखिए, यस हाँ। वी नो दैट, बट उसके अलावा हैवान है। हाँ हाँ जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और फुल प्लेट एक फिल्म है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसने पिछले साल फेस्टिवल से अपना शुरू किया था, फेस्टिवल का राउंड। और अब वो जल्दी ही लोगों तक पहुँचेगी, जनता तक आएगी, या सिनेमा हॉल में या OTT पर, वो अभी बाकी बात चल रही है। तो इंशाल्लाह इस साल जो जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है, उसमें हैप्पी पटेल है, फुल प्लेट है और हैवान है। जी। और एक दो और इंडिपेंडेंट फिल्में हैं जो जिसमें अभी इस वक्त जिसका शूट चल रहा है। फिलहाल मैं अभी नहीं disclose बता नहीं सकता उसके बारे में, बट बहुत ही मार्मिक कहानी है वो। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी आगे क्या लिखा है वो तो ऊपर वाला ही बताएगा। बेशक। मैं फैमिली मैन की एक बात याद आ गई तमिल उससे, कि जब ये सारा शूट चल रहा था तो तमिलियन थोड़े से नाराज हो गए थे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव बताया जा रहा था। ये क्या कहानी है? ये तो एक्चुअली नहीं, ये जब ट्रेलर आया था ना तब लोगों ने वो दिखा, मतलब क्या कहते हैं उसको, कुछ लोगों ने मतलब चिंता दिखाई थी और सोचा था। लेकिन जब सीरीज आया उसके बाद किसी का वो सारे सवाल जो है वो खत्म हो चुके थे। और फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई कंट्रोवर्सी या कोई ऐसा विवाद हुआ था उनको उस चीज़ को लेके, क्योंकि राज एंड DK जो हैं एज फिल्म मेकर्स, एज क्रिएटर्स जो हैं, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर्स हैं। और वो कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं करते हैं, उसके पीछे काफ़ी रिसर्च होती है, काफ़ी वो अपना काम काफ़ी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। तो उसमें किसी को ऐसा कोई वो नहीं था जिससे किसी भी चीज़ को ठेस पहुंचाई हो या हर्ट हो, या कोई कम्युनिटी को हमने मतलब ठेस पहुंचाई हो, ऐसा कुछ नहीं है सीजन 2 में। अगर ये पूरे तीनों सीजन में से कोई एक किरदार आपको प्ले करना, चूज करने के लिए दिया जाता ऑप्शन, तो वो कौन सा होता? तो वो एक्सेप्ट JK तो मैं मूसा का कैरेक्टर प्ले करता। मुझे वो बहुत कमाल किया था नीरज माधव ने, इतना बढ़िया कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया मूसा का। और वो लिखा भी बहुत अच्छा गया था वो किरदार। तो या अगर मैं मूसा कर पाता तो मज़ा आ जाता। लेकिन हमें थर्ड सीजन में ना जयदीप सर वाज लाइक ओ कमाल। हाँ कमाल हो, जयदीप ने तो कमाल काम किया है उसमें। मतलब वो बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं यार, मतलब आज की जनरेशन में मतलब इतना कमाल का एक पूरा उनका बायोग्राफी बन रही है, अब क्या कहते हैं उसको, फिल्मोग्राफी बन रही है इतनी कमाल की कि ज़बरदस्त है। वो अपनी छाप हर एक मूवी पे छोड़ के जा रहे।
बहुत ही ज़बरदस्त है। यस, चलिए लास्टली जाते जाते हमारे फैंस एंड व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहोगे, और किस एक्टर्स के साथ अब भी काम करना बाकी है? लिस्ट कितनी बड़ी है? लिस्ट तो बहुत बड़ी है। और सीजन 4 कब आ रहा है फैमिली मैन का? मैं अभी ये तो 3 सवाल हो गए, जिसमें से अगर किसके साथ काम करना चाहता हूँ, मुझे आमिर खान साहब के साथ काम करना है, बड़ी बड़ी तमन्ना है। उनके साथ प्रोडक्शन, उनके प्रोडक्शन के साथ तो हो गया, वो एक बहुत अपने आप को मैं मतलब सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मुझे काफ़ी लंबी लिस्ट है। रणबीर कपूर के साथ काम करना है, रणवीर सिंह के साथ काम करना है, और अक्षय कुमार साहब के साथ काम करना है, सनी देओल साहब के साथ काम करना है, और मुझे इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। और एक्टर्स से ज़्यादा मुझे डायरेक्टर्स के साथ में अनुराग कश्यप सर, विक्रमादित्य मोटवाने, अभिषेक चौबे, अनुभव सिन्हा सर, सबके साथ, दिवाकर बैनर्जी, इन सब के साथ काम करना है। तो आई होप राजकुमार हिरानी जी प्लीज़ जल्दी से कुछ काम हो जाए साथ में। करेक्ट। चलिए लास्टली क्या फैंस एंड व्यूवर्स को मैसेज देना चाहोगे न्यू ईयर के लिए? मैं सबको, एक तो सबसे पहले तो 2026 की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आई होप कि ये साल आप सबके लिए बहुत ही कमाल हो, बहुत ही ज़बरदस्त हो, और सारी जो आपने मतलब दुआएं की हैं वो कबूल हों, और मेरे को जो आपने प्यार दिया है वो आप इसी तरीके से 2026 में भी बरकरार रखें, और उसे और बढ़ाते जाएं, और जो मेरा काम आए उसे आप देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो सराहें, नहीं अच्छा लगे तो किसी को ना बताएं। तो बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और सीज़न 4 मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आ जाए, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अभी तो लिखा जा रहा है, तो वक्त लगेगा, लेकिन हाँ जब भी हम आएंगे तो मचाएंगे। बहुत ज़्यादा। मेरे भाई ने कुछ रिसर्च किया था, वो बोला था ये इसको आने में 3 साल लग जाएगा। मैं बोली 3 साल? नहीं इतना नहीं लगेगा। 3 साल नहीं लगे? नहीं। होप कर सकते हैं 2026 के एंड तक का? इतनी जल्दी भी नहीं। तो 2027 पता नहीं अभी, लेट्स सी। हाँ, होप फॉर द बेस्ट। Hope for the best. Thank you so much, Sharif ji. Thank you, Samira. बहुत अच्छा लगा. Same here. Thank you. Thank you.